के रिज़ल्ट आए हैं वो, और एक कंपैरिजन करेंगे उसका फेडरल बैंक के साथ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफ़ी हाइप्ड बैंक रहा है। मैं खुद इसका शेयर होल्डर रहा हूँ। मेरी तरफ से डिस्क्लोजर भी रहेगा, मेरे पास दोनों के शेयर हैं, आईडीएफसी फर्स्ट के भी हैं और फेडरल बैंक के भी है। आईडीएफसी फर्स्ट के ज़्यादा रहे हैं। ज़्यादा इसलिए रहे हैं क्योंकि इस बैंक से उम्मीदें ज़्यादा थी। हमको लग रहा था ये बैंक अच्छा है, अच्छा परफॉर्म करेगा। शुरुआत में ट्रबल है, धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। तो उसके चलते हमने 9-10 क्वार्टर, मतलब 2-2.5 साल तक वेट किया है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अभी के जो रिज़ल्ट आए हैं उससे जो है वो पेशेंस जो है वो रियली टेस्ट कर रहा है। और जो जिस मॉडल पे ये काम कर रहा है उसी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये क्या, ये मॉडल सही है क्या। उसका कारण ये है कि ये रिज़ल्ट देखिए जो उन्होंने यहाँ पे दिया है। अभी जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई, उनकी ये इनकम है। तो जून क्वार्टर में जो इनकम वो दिखा रहे हैं 4,938 है, तो यहाँ पे उन्होंने दिखाई है। समझ में आता है, चलो ठीक है, अपनी इनकम जो है वो बढ़ी है। पिछले क्वार्टर में ये 4834 करोड़ थी, तो 4,834 से बढ़कर ये जो है वो 4,938 करोड़ हो गई है। इनकम बढ़ गई है, बहुत अच्छा। पिछले एक साल वाले क्वार्टर में से भी ज़्यादा है, और इस पिछले महीने पिछला जो क्वार्टर है उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जहाँ तक एक्सपेंडिचर का सवाल है भाई, आपने एक्सपेंडिचर कम कर दिए। 4188 करोड़ के एक्सपेंडिचर थे, उसे घटा के 3936 करोड़ के कर दिए। आपने यहाँ पे भी 200 करोड़ घटा दिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये भी समझ में आता है। यही कारण है कि आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो पिछले क्वार्टर में 645 करोड़ का था, इस क्वार्टर में करीब करीब 1000 करोड़ का हो गया। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। तो आपने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत बढ़िया से बढ़ा दिया, हम भी अप्रिशिएट करता है। इस साल के क्वार्टर के मुकाबले ये करीब करीब 350 करोड़ ज़्यादा है। पिछले का साल सेम क्वार्टर से भी देखते हैं तो उससे भी ये करीब 110 करोड़ के आसपास ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा। तो फिर ये अब कंपनी अच्छा ना लगने का कारण क्या है? तो जैसा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इसके प्रोविज़न ही इसके सबसे बड़ी तकलीफ़ है। अभी हमने देखा था, हम ट्रेंडलाइन की वेबसाइट में जाके देखेंगे कि उन्होंने कब कब नेगेटिव रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। लेकिन ये बैंक बड़ी मुश्किल से जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी में आया था, और आगे भी प्रॉफिटेबिलिटी कम होने का एकमात्र कारण यही था कि इनके प्रोविजंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा थे। हालांकि जो पहले के प्रोविजंस थे वो उनकी जो होलसेल बैंकिंग वाले थे, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो नया मैनेजमेंट आया उसकी उसमें कोई गलती नहीं थी। पुराने मैनेजमेंट ने जो बल्क में बड़े बड़े कस्टमर्स जो थे, जिसमें आपका डीएचएफएल आ गया, आपका रिलायंस आ गया, रिलायंस इंफ्रा जो अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनीज है, तो और वोडाफोन आ गया, तो ये सारी कंपनी में आपने उल्टे सीधे लोन दे रखे थे। और वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो आपका पैसा फंस गया। तो उसमें नया मैनेजमेंट का कोई गलती नहीं है, समझ में आता था। यही कारण था कि हम लोग वेट कर रहे थे और काफ़ी खुश भी थे जब इन्होंने प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दिया। शुरुआत के 3-4 क्वार्टर में नए मैनेजमेंट ने लॉसेस इनकर किए, और हमको भी समझ में आता था। लेकिन अभी की ये जो प्रोविजंस लिए जा रहे हैं ये समझ से बिल्कुल परे है। और इस प्रोविज़न के लिए आप पुराने मैनेजमेंट को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये आपके अपने प्रोविजंस हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक तो ठीक है, लेकिन उन्होंने जो इस क्वार्टर में प्रोविज़न लिए हैं वो 1878 करोड़ के प्रोविज़न है। 1878 करोड़ की प्रोविज़न है भाई साहब। आपका 1000 करोड़ का तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसके ऊपर अगर आप 1878 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लोगे तो आप क्या काम कर रहे हो? आपकी क्वालिटी ऑफ एसेट्स एंड क्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है। हमें सबको पता है कि कोविड के रिलेटेड प्रोविज़न है, हमने एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट देखे, आईसीआईसीआई के देखे, फेडरल के देखे, और इवन बजाज फाइनेंस के भी देखे। तो जो रिटेल में बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे पेन है, लेकिन ये पेन आपको ही ज़्यादा क्यों है? और दूसरी बात ये है कि आप तो बड़े चाव से कहते थे कि हम तो अब जो है ये रिटेल में करेंगे, अब हम होलसेल बैंक नहीं रहे, अभी तो हम रिटेल बैंक हो गए हैं। और जो आपका कोर मॉडल है वो ही रिटेल सेंट्रिक है। और आगे हम देखेंगे कि ये जो 1878 करोड़ है उसका मेजर जो पोर्शन है वो आपका रिटेल का है, और वो सिर्फ इस क्वार्टर का नहीं है, पिछले क्वार्टर में भी यही था, हम आगे के स्लाइड में वो देखेंगे। तो इस तरह के प्रोविजंस बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। और ऊपर जो आपने दिखाया है ग्रोथ ज़्यादा है या एक्सपेंस घटा है, वो तो समझ में आता है। आपने सस्ता, पहले लोगों को ज़्यादा एफडी का ज़्यादा रिटर्न्स देते थे एफडी पे, तो लोगों ने एफडी किया। मैंने खुद भी डाला था, मेरा आईडीएफसी फर्स्ट में कोई अकाउंट नहीं था। जब भी लोग 7-7% तक इंटरेस्ट देने लगे तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने पास भी कुछ पैसा पड़ा है, डाल दो इसमें। तो हम भी कस्टमर बने। तो रेट जब आपको ज़्यादा मिलता है तो लोग करते हैं।
ठीक है। लेकिन और अभी आपने रेट स्मार्टली घटा भी दिए, वो भी समझ में आता है। ठीक है, चलो आपको यहाँ पे इनकम बढ़ानी है तो आपको जो इंटरेस्ट पे आउट है वो कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी ऑफ एसेट जो आपने बांटी है, जो लोन दे रखी है, वो अगर ठीक नहीं है तो फिर आप क्या बिजनेस कर रहे हो। और एज ए शेयर होल्डर मैं ऐसे बिजनेस में क्यों रहूँ जहाँ आप जो है वो प्रोविजन पे प्रोविजन लिए ही जा रहे हैं। आप फैंसी सा प्रेजेंटेशन बना दोगे हैं, आपने जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी देखोगे तो लाल पीला हरा नीला हर कलर डाल दिया उसके अंदर। ठीक है, और उसको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई है हर बार की तरह। लेकिन प्रोविज़न वाली चीज़ अब इसमें पूरी तरह से गायब है। और प्रोविज़न ही सबसे बड़ा है। आप बैंक कमाती कहाँ है? बैंक कमाती है दो चीज़ों से। वन इज़ योर नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कि आप इंटरेस्ट जो पैसा लेते हो और देते हो, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो बढ़ भी रहा है इनके केस में। चलो बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन किसी काम का नहीं है अगर आपकी एसेट क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। और आप अगर प्रोविजंस पे प्रोविजंस बुक करते जाओगे तो फिर मेरा वो आपकी एसेट क्वालिटी का या नेट इंटरेस्ट मार्जिन का कोई मतलब ही नहीं है। और ये देखो आपने कितना लंबा चौड़ा लॉस बुक कर रखा है। यहाँ पे अगर देखते हैं जो प्रॉफिट लॉस फॉर द ऑर्डिनरी अब बिफोर टैक्स अगर हम देखते हैं तो ये 873 करोड़ का तो इन्होंने यहाँ पे सीधा लॉस हो गया है। ये तो भला हुआ इसका कि उनको कुछ 247 करोड़ का जो टैक्स में बेनिफिट मिला है, तो उसके चलते वो 877 की जगह पे 630 करोड़ का उनका जो है वो लॉस आ गया। नहीं तो प्रोबेबली इनको और तकलीफ हो जाती। तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है इस तरह के रिजल्ट, और मैं बहुत ही नाखुश हूँ इनसे। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में, तो पिछले क्वार्टर में इनके 645 करोड़ के थे, तो वहाँ पे भी थे। हम आगे के स्लाइड में देखेंगे कि इसमें रिटेल का कंट्रीब्यूशन कितना है और बाकी बिजनेसेस का कितना है। और यही कारण रहा कि इसके चलते अगर आप इसका जो डाइल्यूटेड ईपीएस देखोगे, ईपीएस जो है इनका ये स्टैंड अलोन रिजल्ट है। तो यहाँ पे 1.02 रुपीज़ का माइनस आ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 0.23 था और 0.19 था पिछले साल सेम क्वार्टर में। अगर हम देखें इनके इवन कंसोलिडेटेड रिजल्ट, तो यहाँ पे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फिगर जो वहाँ पे उनकी थी नेगेटिव में, वो यहाँ पे कम होते होते ये यहाँ पे आ गए, 621 करोड़ पे आ गई। तो इनका जो नेट लॉस है वो 621 करोड़ का हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। और अगर हम इनके ईपीएस की बात करें तो 1 रुपये माइनस में चला गया। भाई बड़ी मुश्किल से 15-20 पैसे ला रहे थे, इतना मर मर के फिर से इन्होंने 1 रुपये पेल दिया। मतलब अगर आने वाले दूसरे तीसरे और चौथे क्वार्टर के अंदर भी 20-20 30-30 पैसे का भी अगर वो ईपीएस देंगे, तो भी इस साल का इनका ईपीएस जो है वो ज़ीरो ही रहने वाला है। और यही इनकी चिंता का वरी है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए अभी तक बोल रहे थे कि भाई हमें जो लीगेसी में जो मिला है, मतलब वो पुराने मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराते थे कि हमें बहुत बहुत प्रॉब्लम इनकी तरफ से आई है। तो भाई साहब ज़रा ये बताइए कि ये यहाँ पे जो आपको ये 1431 करोड़ का लॉस हुआ है, ये 1431 करोड़ का लॉस की क्या पुराने मैनेजमेंट ने दिया है? ये आपके बांटे हुए लोन है। ये वैद्यनाथन जी जब बने हैं, इनके लीडर बने हैं, उसके बाद जो लोन बांटी गई है उसमें 1431 करोड़ के प्रोविजन लिए हैं। और पिछले क्वार्टर में यही 1245 करोड़ के प्रोविजन थे। भाई साहब आप क्या रहे हो इतने लंबे लंबे। मतलब अगर हम पिछला क्वार्टर और ये वाला क्वार्टर को मिला दे तो करीब करीब 2700 करोड़ की इन्होंने प्रोविजन लिए हैं। आप किस तरह से लोन बांटते हो? जब लोन बांटते हो तो आंख बंद कर देते हो? आप चेक नहीं करते कि अब बंदा रीपे कर पाएगा या नहीं? कोविड से रिलेटेड प्रॉब्लम है जैसा मैं आगे बता चुका हूँ, लेकिन ये सारी बैंकों के लिए है। आपके इतने बड़े बड़े प्रोविजन क्यों आ रहे हैं? और ये कोविड का अगर बहाना करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए क्या है रिजल्ट। अभी ये लोग जो रेजिंग इनकम वगैरह की बात करते हैं, अभी इनका यहाँ पे करीब कितना इनकम था मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये इनका इनकम है 4018, बटा मोटा मोटा आप मान के चलिए जो इनके इनकम जो हुई है ये 4938 है, मतलब 4900 करोड़ मान के चलिए, बराबर है। अभी फेडरल बैंक का कितना है वो देखते हैं। ये देखिए फेडरल बैंक का 4000 करोड़ का है। दैट मीन्स उसकी इनकम अगर देखते हैं तो वो आपसे करीब करीब 800-900 करोड़ की कम है। ठीक है भाई साहब, वो इतनी कम इनकम होने के बावजूद भी इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1135 कैसे आ जाता है? चलो ये प्रोविजन से पहले का है, मैं प्रोविजन के बाद भी देखता हूँ। इन्होंने भी प्रोविजन लिया है 641 करोड़ का, तो इनका प्रोविजन क्यों 641 करोड़ है? आपका इनसे 3 गुना ज़्यादा क्यों है? ये लोग नहीं कमा रहे। 493 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है। नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं टैक्स के बाद तो ये 367 करोड़ का है। तो मुझे बताइए, मैं अपना पैसा आईडीएफसी बैंक से निकाल के ये फेडरल बैंक में क्यों ना डालूं, जो कि काफ़ी नीटली और क्लीनली काम कर रही है। ये आईडीएफसी बैंक वाले पागलों की तरह ब्रांच बढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप फेडरल बैंक के किसी इनका जो सीनियर है, इनका मैं कहीं पढ़ रहा था इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा है कि वो दे डो नॉट बिलीव इन एक्सपेंडिंग ब्रांचेस, क्योंकि ये बैंक काफ़ी सालों से पुराना है।
तो ब्रांच भी जो उनकी स्ट्रेंथ आ गई है, वो दे डोंट वांट टू इंक्रीज, वो डेप्थ बढ़ाना चाह रहे हैं। जो ब्रांच है उसे प्रॉफिटेबल बढ़ाओ, वहाँ पे क्वालिटी लोन बांटो, भले बिजनेस थोड़ा कम आएगा लेकिन जो आएगा वो क्लीन आएगा। तो एज एन इन्वेस्टर मैं तो यही सोचूंगा यार कि मैं अपना पैसा ऐसी कंपनी में डालूंगा जहाँ पे मेरा पैसा सेफ है, जहाँ मुझे ईपीएस मिले। और ये लोग कैसे ईपीएस ला पा रहे हैं बताइए। ये देखिए इनका जो है ये अगर आप देखोगे, ये इनका स्टैंड अलोन रिजल्ट है जो उन्होंने दिखाया है। तो स्टैंड अलोन रिजल्ट के अंदर इनका जो है ये डाइल्यूटेड ईपीएस 1.83 का आ रहा है। अगर हम इनका कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखते हैं तो ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी काफ़ी इंप्रेसिव है। देखिए यहाँ पे इनका जो है 4,147 करोड़ की इनकम थी, और उसके सामने इनका नेट प्रॉफिट है 355 करोड़ रुपए। वो भाई साहब ये तो प्रॉफिट कर रहे हैं। अच्छा, पिछले क्वार्टर में भी इन्होंने प्रॉफिट किया था। और अगर प्रोविजन की अगर बात करते हैं तो इनके 255 करोड़ के पिछले क्वार्टर में थे, इस क्वार्टर में 671 करोड़ के थे। तो अगर प्रोविजन की बात करूँ तो प्रोविजन के मामले में इस क्वार्टर में भी और पिछले क्वार्टर में भी इनके 1/3 प्रोविजन है। दैट मीन्स ये लोग सोच समझ के आंखें खुली रख के लोन बांट रहे हैं। इनको भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोविड इनको हिट नहीं कर रहा है ऐसा नहीं होता, ये इनके प्रोविजन ज़्यादा ही है लेकिन फिर भी कंट्रोल में है। आप लोग कैसे बिजनेस कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए एज एन इन्वेस्टर मैं बहुत ही अनॉयड हूँ इनसे। अभी अब यहाँ पे ईपीएस देखिए, इनका जो ईपीएस है 179 आ रहा है, आपका बेसिक है डाइल्यूटेड है 177 है। मतलब अगर मैं बात करूँ मेरा साल भर का, अगर इसके हिसाब से चलूँगा ना तो मेरा 7.5-8 रुपये का मेरा जो है वो ईपीएस कहीं नहीं गया। आने वाले 2-3 जो सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वार्टर है वो इससे अच्छे ही होंगे, उसमें कोविड की कोई इंपैक्ट नहीं होगी। मतलब 8 रुपये 9 रुपये का मेरा ईपीएस कहीं नहीं गया। आज की डेट में ये शेयर जो है 85 रुपीज़ के आसपास का है, 11-12 की पी पे मुझे ऑलरेडी मिल रहा है। अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो लॉसेस कर रही है, जो लंबे लंबे प्रोविजन ले रही है, अगर ये रिजल्ट के बाद अगर देखोगे तो उसका 80-90 के ऊपर का पी आ रहा है। तो मैं क्यों इसमें इन्वेस्टेड रहूँ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। और ये काफ़ी नीट और क्लीन तरीके से काम कर रही है। इस फिगर को जस्टिफाई करने के लिए अभी हम लोग इसके और रिजल्ट देखेंगे। ये देखो, ये हमने ट्रेंड लाइन की वेबसाइट से डेटा निकाला है। ये देखिए यहाँ पे इनके टोटल रेवेन्यूज़ देखिए, हर क्वार्टर के दिए है। देखो 3,900 करोड़, 3,900 ये है आपका। अभी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, ठीक है। तो ये 3,900 3,900 ये ठीक है। यहाँ पे एक रेगुलर पेज से इनकी जो है वो रेवेन्यू बढ़ रही है, ठीक है। ये इनके जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है। ये अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे ये बढ़ा रहे हो। अभी बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। ये देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये देखिए ये यहाँ पे नेट में था -1,500 करोड़, -212 करोड़, -616 करोड़, -676 करोड़, -1,600 करोड़। तो ये 5 क्वार्टर में मैं भी तो शेयर होल्डर था, मुझे पता था कि ये गंदगी साफ करने में टाइम लगता है, हमको समझ में आता है। जबकि यहाँ पे इनकी अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे सब में अच्छा था। ये देखिए 77, 385, 95, 150, तो सब में ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो इधर भी था जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन इनके प्रोविजन उस टाइम पे ज़्यादा थे और वो समझ में आता था। लेकिन भाई साहब ये बिल्कुल समझ में नहीं आता जैसा आप यहाँ पे दिखा रहे हो। इसके बाद से आपने प्रोविजन लिए लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट में आना काफ़ी हद तक शुरू हो गया, लेकिन फिर से वही कहानी यहाँ पे रिपीट होती दिखाई दे रही है। और पिछले क्वार्टर में जैसा हमने कहा था, ये नेगेटिव अगर इम्पैक्ट नहीं होती जो टैक्स का, अभी हम बात करते हैं, तो रिजल्ट और ख़राब आता है। ये आईडीएफसी बैंक का जो हम बता रहे हैं ना, मैं जो आपको पिछले क्वार्टर बोल रहा था, सिर्फ एक क्वार्टर की कहानी नहीं है। यहाँ पे इनके जो है वो प्रोविज़न अगर हम देखते हैं, ये देखिए एक्सेप्शनल प्रोविज़न 8वां नंबर का आइटम है। तो यहाँ पे इन्होंने 6 से 2 करोड़ के प्रोविज़न यहाँ पे लिए है। अभी हम यहाँ नीचे अगर देखते हैं, हाँ, अब ये रिटेल में तो आप पिछले क्वार्टर में भी मार खा रहे थे। 1,431 करोड़ के आपने इस क्वार्टर में लिए। चलो इस बार कोविड खराब था, मुझे ये बताइए पिछले क्वार्टर में तो कोविड के इतने प्रॉब्लम थे ही नहीं। जनवरी फरवरी मार्च में लास्ट में थोड़ा कोविड सेकंड वेव शुरू हुआ था। तो यहाँ पे 1,245 करोड़ के आपने क्यों प्रोविजन लिए रिटेल में, और आप तो खुद ही बोल रहे हो कि हम रिटेल के बैंक है। तो ये चीज़ें मुझे जो है काफ़ी अनॉयड है। तो अभी एज ऑफ नाउ मेरा ऐसा मानना है कि ये सही टाइम नहीं रहने का, मैं इन्वेस्टेड रहने का। और मुझे फेडरल बैंक पर्सनली ज़्यादा ज़्यादा पसंद अभी आ रहा है प्राइवेट बैंक में। वैसे बैंकिंग सेक्टर पूरा तकलीफ़ में है, तो अगर अच्छे वैल्यूएशन पे मिलते हैं, और ये बैंक अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। फेडरल बैंक की मैं बात क्यों कर रहा हूँ आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये यहाँ पे जो रिज़ल्ट है